कारागार की चौखट से अपराध का साम्राज्य, व्यवस्था का मौन या सहभागिता का महाकाव्य। जब प्रहरी ही द्वार खोल दे तो अपराधी को भागने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। राज्य की विधिक संरचना में कारागार केवल ईंट पत्थरों की दीवार नहीं होता, वह शासन की नैतिकता का दर्पण होता है। परंतु जब उसी दर्पण पर सत्ता, संरक्षण और स्वार्थ की धूल जमने लगे, तब उसमें न्याय नहीं, केवल व्यवस्था का विघटन प्रतिबिंबित होता है। कुरुक्षेत्र के उस जेल का प्रसंग, जहां से कथित रूप से अपराध का एक अदृश्य जाल बुना जाता रहा, केवल एक व्यक्ति विशेष का प्रकरण नहीं है। यह उस संपूर्ण तंत्र का अनावरण है जहां कर्तव्य और कुचक्र के बीच की रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। प्रश्न यह नहीं कि एक अधीक्षक ने नियमों का उल्लंघन किया या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या उल्लंघन एकांकी था या फिर यह एक संरक्षित चुप्पी का सामूहिक उत्सव था। जब जेल की सलाखों के भीतर बंद एक अपराधी बाहर की दुनिया में मौत का कारोबार संचालित करने लगे, तो यह केवल अपराध की कहानी नहीं रह जाती, यह संस्थागत विफलता का सार्वजनिक उद्घोष बन जाती है। जहरीली शराब से हुई निर्दोष जनों की मृत्यु केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि उस अदृश्य गठजोड़ की परिणति है जिसमें कानून की रखवाली करने वाले ही कानून की आत्मा को गिरवी रख देते हैं। विडंबना देखिए, जिस व्यक्ति पर इनाम घोषित हो, जिसकी तलाश में तंत्र की गाड़ियां गांव-गांव घूमती रहें, वहीं अंततः अदालत में समर्पण करता है। यह समर्पण कम व्यवस्था के प्रति एक मूक व्यंग्य अधिक प्रतीत होता है, मानो कह रहा हो, तुम खोजते रहे, मैं देखता रहा। यह प्रश्न केवल एक अधिकारी की जवाबदेही का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक सामाजिक वंश वृक्ष का भी है जिसकी छाया में पनपते हुए कई पात्र व्यवस्था के भीतर प्रवेश करते हैं और फिर उसी व्यवस्था को भीतर से खोखला करने लगते हैं। सत्ता और सेवा के बीच का यह द्वंद्व जब वंशगत प्रभाव से संचालित होने लगे, तो निष्पक्षता का अंतिम संस्कार स्वतः हो जाता है। कानून की दृष्टि में अपराधी वह है जो नियम तोड़े, परंतु समाज की दृष्टि में उससे बड़ा अपराधी वह है जो नियमों की रक्षा का दायित्व लेकर भी उन्हें बेच दे। यह पूरा प्रकरण एक कटु सत्य की ओर संकेत करता है कि हमारे समय में अपराध केवल गलियों में नहीं होता, वह दफ्तरों की फाइलों, मोहरों की स्याही और पदों की शब्दों में भी चुपचाप सांस लेता है। अंततः यह प्रश्न हम सब के सामने खड़ा है, क्या हम केवल समर्पण को न्याय मान लें या फिर उस तंत्र की शल्य क्रिया की मांग करें जिसमें अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि संरक्षित किए जाते हैं। हरियाणा के आपराधिक गाथाओं के धुंधलके में एक और परत तब उजागर हुई जब सत्ता, सिस्टम और अपराध के त्रिकोण ने अपनी स्याह कहानी फिर सामने रख दी। घूला के पूर्व विधायक दिल्लू राम बाजीगर के पुत्र और कुरुक्षेत्र जेल के पूर्व अधीक्षक सोमनाथ जगत ने आखिरकार कानून के दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया। वह भी तब जब आरोपों की परछाइयां उनके चारों ओर कसती जा रही थी। यह महज एक सरेंडर नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का मौन स्वीकार है जहां सलाखों के पीछे कैद अपराधी भी
अपने नेटवर्क का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। आरोप है कि जेल प्रशासन की निगरानी के बीच ही गैंगस्टर शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को मोबाइल के इस्तेमाल की खुली छूट दी गई और वहीं रची गई वह भयावह साजिश जिसने अम्बाला यमुनानगर में 22 जिंदगियों को जहरीली शराब के जरिए निगल लिया। जांच के दौरान यह तथ्य उभरा कि जेल जो सुधार का केंद्र होना चाहिए था, वही आपराधिक संचालन का गुप्त अड्डा बन चुका था। मोनू राणा ने सलाखों के भीतर से ही अपने सहयोगियों के जरिए इस जहर का कारोबार संचालित किया और इसे पूरे खेल में कुछ जेल अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिश देती रहीं, गांव पोलड़ स्थित ठिकानों से लेकर संभावित ठिकानों तक, लेकिन वह कानून की पकड़ से दूर रहा। अदालत से अग्रिम जमानत की उम्मीद भी टूट गई और अंततः 50,000 के इनामी इस आरोपी को न्यायालय की चौखट पर झुकना पड़ा। यह घटना केवल एक व्यक्ति के अपराध की कथा नहीं, बल्कि उस तंत्र की विडंबना है जहां जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग यदि मर्यादा से विचलित हों और तो परिणाम समाज के लिए घातक हो जाते हैं। अब जब सोमनाथ जगत ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो यह देखना शेष है कि न्याय की प्रक्रिया इस गुत्थी को किस हद तक सुलझा पाती है और क्या इस स्याह अध्याय में छिपे सभी चेहरे बेनकाब हो पाते हैं। जय हिंद। बेबाक बोल, एसपी सिंह।